नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो दोस्तों, ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझना जानना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि भविष्य में या वर्तमान में हम समाज के अंदर कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं या देख सकते हैं जिनको समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन उन्हें समाधान का पता नहीं है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मेरा यह पूरा प्रयास है कि देश का हर नागरिक इस अधिनियम को समझे, जाने और सशक्त बने। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 की। अध्याय 2 में दोस्तों बताया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसकी धारा 3 कहती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, अगर जैसा इसका अगर गठन होता है या हुआ है, तो ये गठन के अंदर क्या क्या बिंदु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात बिंदु ए कहता है एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। बिंदु बी कहता है दोस्तों, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। बिंदु सी कहता है दोस्तों, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। बिंदु डी कहता है 3 सदस्य जिनमें से कम एक सदस्य महिला होगी। तो दोस्तों, ये बिंदु डी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3 सदस्य हैं उसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। और दोस्तों, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। यानी कि दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो सदस्य रखे जाएंगे बिंदु डी के अनुसार, उसमें वो ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनको मानव अधिकार के बारे में पूर्ण जानकारी हो या अधिकतम जानकारी रखते हो। और दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 3 कहती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त धारा 12 के खंड ए से खंड जे में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। और दोस्तों, उपधारा 4 कहती है एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40B के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के का प्रयोग करेगा। यानी कि दोस्तों, धारा 4 कहती है कि एक महासचिव इसमें नियुक्त किए जाएंगे और वो मुख्य तौर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। और दोस्तों, धारा 5 कहती है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, माननीय आयोग का जो मुख्यालय है दिल्ली में होगा और आयोग जो है केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण इसके अंदर एक रोल है जो कि उपधारा 5 में बताया गया है। धारा 4 बताती है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। उपधारा 1 कहती है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा।
परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएंगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। अर्थात बिंदु ए कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री, जो इसमें होंगे अध्यक्ष। बिंदु बी कहता है लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें होंगे सदस्य। बिंदु सी कहता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, जो इसमें होंगे सदस्य। बिंदु डी कहता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, जो इसमें होंगे सदस्य। बिंदु ई कहता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, जो इसमें होंगे सदस्य। और बिंदु एफ कहता है राज्यसभा का उपसभापति, जो कि इसमें होंगे सदस्य। यानी कि दोस्तों इन सबसे मिलकर के एक समिति बनेगी जिसके माध्यम से ही उन्हीं के अनुमोदन से, उनकी सिफारिश से ही आगे के जो इसमें अध्यक्ष पद है या अन्य जैसे सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों इसमें ये बात लिखी गई है परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि दोस्तों इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि इसमें यदि किसी को कोई पद देना है, कुछ भी करना है, तो उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय से संबंधित होंगे, उनके परामर्श से ही इसमें वो नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। किसकी? यदि वो आसीन है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हो, अगर उन्हें किसी पद के लिए लाना भी है तो उसमें बिना सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के वो संभव नहीं होगा। और दोस्तों उपधारा 2 कहती है अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 के पहले परंतु में विनिर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 5 की, अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। उपधारा 1 कहती है दोस्तों अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि दोस्तों कोई इसका अध्यक्ष है या सदस्य है, वो राष्ट्रपति जी को संबोधित अपने हस्ताक्षर के द्वारा पत्र प्रेषित करेगा, तभी वो त्याग पत्र दे पाएगा। अब दोस्तों धारा 2 कहती है उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। यानी कि दोस्तों इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का एक अच्छा हस्तक्षेप बताया गया है। दोस्तों उपधारा 3 कहती है उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य, बिंदु ए कहता है दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है, या बिंदु बी कहता है अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है। यानी कि दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो भी अध्यक्ष या सदस्य हैं, यदि वो ये कार्य करते हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है। और इसमें दोस्तों बिंदु सी कहता है मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, या बिंदु डी कहता है विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, या बिंदु ई कहता है किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडाधिष्ठ किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। और दोस्तों तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ बता दिया गया धारा 3 के अंदर कि यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य उनमें ये समस्याएं आती हैं तो राष्ट्रपति जी
अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेंगे, यानी कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की शक्ति इसमें अंतर्वलित है। और दोस्तों अब धारा 6 की बात करते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। उपधारा 1 कहती है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों इसमें 70 वर्ष की आयु जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताइए कि 70 वर्ष से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों धारा 3 कहती है, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसका अध्यक्ष सदस्य बनने के बाद जो बाउंडेशंस है वो बाउंडेशंस भी इसमें बताई गई है। और दोस्तों धारा 7 कहती है, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अब दोस्तों इसकी उपधारा 1 कहती है, अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है इसमें। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 8 की, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं, परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन के संबंध में एक बाउंडेशंस भी दे दी गई है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब धारा 9 कहती है दोस्तों, रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य ना होना। आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। यानी कि दोस्तों एक बार अगर आयोग का गठन हो गया तो उसे अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, किसी की रिक्ति के संबंध में बताया गया है दोस्तों। अब दोस्तों धारा 10 कहती है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। उपधारा 1 कहती है, आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। उपधारा 2 कहती है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग की अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी। उपधारा 3 कहती है दोस्तों, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मुख्य तौर पर आयोग की शक्तियों के बारे में, अब इसके अंदर जो है प्रक्रियाएं जो हैं उसके जो आयोग द्वारा विनियमित किया जाना है उसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 11 की। धारा 11 कहती है, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद। अब दोस्तों इसकी उपधारा 1 कहती है, केंद्रीय सरकार आयोग को
अब दोस्तों देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें केंद्र सरकार की जो कार्य हैं उसके संबंध में बहुत ही विस्तार से उनके लिए नियम बताए गए हैं कि उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों धारा कहते हैं, केंद्रीय सरकार आयोग को बिंदु ए कहता है, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा। यानी कि दोस्तों भारत सरकार के जो सचिव जो होते हैं, उस पद के व्यक्ति यानी कि जिसको इतनी नॉलेज हो, वो व्यक्ति आयोग का महासचिव होगा। और बिंदु बी कहता है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। और दोस्तों उपधारा 3 कहती है, उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। तो यानी कि दोस्तों इसमें अध्याय 2 के जो धारा 11 है, जिसमें जो आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद के संबंध में जो बताया गया है, इसमें केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि उसे क्या करना है अनिवार्य तौर पर। और दोस्तों सबसे बड़ी खूबी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की यह है कि इसमें जो भी लोग नियुक्त किए जाएंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे। ऐसा नहीं कि नॉलेज की उनमें कमी हो, फुल एक्सपर्ट होंगे। और जब व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, उसे मानव अधिकारों के बारे में पता होता है, तो वो बेहतर ढंग से इस अधिनियम को इंप्लीमेंटेशन करने में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो अध्याय 2 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये पूरा होता है दोस्तों। और आपने हमारी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे पुनः एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक मिशन लेके चल रहा हूं लीगल अवेयरनेस का। तो दोस्तों इस लीगल अवेयरनेस के इस मिशन में अपना सहयोग करें। मेरे इस चैनल को, एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करने में सहायता करें दोस्तों, ताकि हम देश के हर नागरिक तक लीगल अवेयरनेस के इस मिशन को पहुंचा सके दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।